स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें हमने कवर कर लिया था बहुत सारे टॉपिक को। जैसे कि डायमंड था, ग्रेफाइट था, ये सब कवर करने के बाद आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और उससे रिलेटेड और उसके बाद की जो चैप्टर है टॉपिक उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एमॉर्फस एलोट्रॉप्स मतलब एमॉर्फस मीन्स क्या होता है? जिसका कोई शेप ना हो, जिसकी कोई अपनी आकृति ना हो, वो किसी भी आकृति का हो सकता है। तो जो कार्बन की बहुरूपता है, कार्बन के बहुत सारे जो बहुरूप हैं, उसमें हमारा एक और क्या है, एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के बाद जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनका भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन मीन्स होता है भंजक आसवन जैसे कि किसी भी वुड हुआ, कोयला हुआ, कोक हुआ, उन सब को कार्बोनियस जो सब्सटेंसेस है, जो कार्बनिक जो पदार्थ है, उनको बहुत उच्च तापक्रम पर, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उनको जब गर्म किया जाता है और जब वो कम ऑक्सीजन उनको सप्लाई की जाती है, जहाँ पर कम ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद क्या होता है कि वो काफ़ी तेज़ी से जलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है और वो काफ़ी तेज़ी से जलकर कुछ और रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं डिस्ट्रक्टिव, उसी को भंजक आसवन कहते हैं। भंजक आसवन में डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के बाद क्या हुआ कि जो लकड़ियाँ थी और उसके जो अदर कार्बोनियस मैटर थे यानी कार्बनिक पदार्थ थे, जैसे कि जो प्लांट्स ऑरिजिन थे, जैसे कि प्लांट ऑरिजिन में क्या हुआ, लकड़ी है तो वो काफ़ी तेज़ी से जलाएंगे हम लोग और उसमें ऑक्सीजन कम सप्लाई करेंगे तो कोयले का रूप ले लेगा तो। और एनिमल ऑरिजिन है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिजल्ट क्या हुआ हमें कि हमें चारकोल मिला। फॉर्मेशन क्या हुआ, चारकोल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अब्सेंस में ऑक्सीजन के अब्सेंस में हमें चारकोल की प्राप्ति हुई बहुत ज़्यादा भंजक आसवन के बाद। चारकोल क्या है, एक ब्लैक पोरस सब्सटेंस है जिसमें काफ़ी छेद होते हैं, काफ़ी हल्का होता है वो, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, इसकी पोरेसिटी के कारण मीन्स कि इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वुड चारकोल कैन अब्जॉर्ब सैल्यूट ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस के सैल्यूट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और क्या होता है, पॉइजनस गैसों को भी ये और प्यूरिफाइंग वाटर में भी यूज किया जाता है चारकोल का, इसीलिए इसको मेकिंग गैस मास्क बनाने में भी यूज किया जाता है चारकोल का। ये आप एक टॉप पॉइंट है कि गैस मास्क को बनाने में किस चीज का यूज किया जाता है, तो चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि यदि हम, ये तो सिर्फ प्लांट ऑरिजिन की बात हुई, प्लांट ऑरिजिन की बाद मतलब प्लांट ऑरिजिन को यदि हम भंजक आसवन करेंगे तो हमें चारकोल की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन हम और भी जैसे है एनिमल्स, जानवरों या किसी का भी हड्डियां बोल सकते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के बाद जो बोन्स और एनिमल ब्लड है उनका भी हमें क्या मिलता है, उससे भी हमें बोन चारकोल मिलता है और ब्लड चारकोल मिलता है। बोन चारकोल मिलता है। एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग व्हाइट शुगर इन शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज में एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, किस लिए, शुगर की सफाई करने के लिए या प्यूरिफाइंग उसको शुद्ध बनाने के लिए। ठीक है, फॉर मेकिंग आइवरी ब्लैक कलर भी, ब्लैक कलर जो होता है ना, जो पेंटर लोग, आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, शुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। शुगर चारकोल, ये याद रखिएगा, शुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या हुआ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि जब दो
रिएक्शन कराएंगे किसी के साथ, जैसे मान लीजिए शुगर चारकोल का किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, यानी उस चीज़ की मात्रा को कम कर देता है। रिड्यूस मीन्स क्या, वो उसकी मात्रा को कम कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद है हमारे पास लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक क्या है? लैम्प ब्लैक है जैसे कि लैम्प ब्लैक प्रिपेयर किया जाता है बर्निंग रिच कार्बोनियस सब्सटेंस। रिच कार्बोनियस जो सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स कार्बनिक ऐसे पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा हो, तो उसको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि केरोसिन ऑयल और टर्पेंटिन ऑयल जो होता है, उन सबको जब बहुत तेजी से जलाया जाता है तो आप देखे होंगे कि धुएं के साथ साथ ब्लैक ब्लैक निकलता है, मतलब ऊपर की तरफ हवा में उड़ता हुआ हमें दिखाई देगा, तो वहां पर हमें लैम्प ब्लैक मिलेगा। जहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है, यहाँ पर देखिए जब चारकोल बन रहा था तो यहाँ कम सप्लाई एयर हो रहा था, यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है। और कलेक्टिंग, यदि हम इसको वेट ब्लैंकेट्स में इकट्ठा करेंगे तो हमें बहुत खुरदुरा बहुत सारा लैम्प ब्लैक मिल जाएगा। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन पेपर, शू पॉलिश में भी यूज किया जाता है और जापान पेंट में भी यूज किया जाता है। इसी का एक रूप है कोक। कोक इज अनदर फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन। अमॉर्फस कार्बन का ही एक रूप है कोक। इट इज यूज फॉर गुड कंडक्टर ऑफ अमॉर्फस कार्बन, और इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैस। फ्यूल गैस को बनाने में कोक का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें आप लोग को छोटा छोटा है, ये सबको याद करिएगा कि कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेस। ठीक है, उसके बाद आता है गैस कार्बन। गैस कार्बन किसके लिए यूज किया जाता है? गैस कार्बन हैज अ वाइड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को बनाने में गैस कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण गैस कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, कोल इज द मेन फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन। उसके बाद हम लोग आते हैं कोयले की बारी। कोयला क्या है? ये कोयला बिना किसी शेप का भी हो सकता है, बड़ा छोटा लंबा गोल टेढ़ा, जैसा भी आपको कोई भी शेप कहिए, पिरामिड कहिए या फिर, तो वो कोल क्या है? कोल एक मेन फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन का एक मेन फॉर्म है, मेन मुख्य पार्ट है, जो कि स्टीम इंजन, स्टीम बॉयलर्स वगैरह में यूज किया जाता है। इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन करेंगे, इनका भंजक आसवन करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? कोल हमें देता है, कोल गैस देता है, कोल तार देता है, परफ्यूम्स देता है। सोचिए परफ्यूम्स भी बनता है, और कोक भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोयले से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर दिखा रहा है। जब एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे उसी चीज को कार्बोनियस सब्सटेंसेस, तो यहाँ कोल का जो कोल क्या है, बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें कार्बन होता है, तो इसको एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे तो कोल हमें देता है, कोल गैस देता है, कोल तार देता है, और परफ्यूम्स और कोक भी इसी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 4.5 का कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, यानी उष्मीय ईंधन जो होता है, उष्मीय मान ऑफ ईंधन, मतलब उष्मीय मान ईंधन का उष्मीय मान क्या हो सकता है? उष्मीय मान, इसको हिंदी में यही बोल सकते हैं कि फ्यूल्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर ऑफ ऑक्सीजन। फ्यूल्स क्या है? तो हम जानते क्या है कि फ्यूल्स क्या होता है, यानी ईंधन जिसको बोलते हैं। फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रेजेंस में हमें हीट और लाइट एनर्जी देता है प्रचुर मात्रा में जिसे हीट और लाइट एनर्जी दोनों की प्राप्ति होती है, उसी को ही ईंधन कहा जाता है। सॉलिड फ्यूल में क्या क्या आ सकता है? देखिए, वुड, सॉलिड फ्यूल में आता है वुड, कोल, चारकोल, काउडंग, केक्स वगैरह आ सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं किरोसिन, पेट्रोल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स में, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं। गैसियस फ्यूल्स में आते हैं पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब क्या आते हैं? लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं। ठीक है, तो द कॉमनली जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है फ्यूल्स का, वो है वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी,
सीएनजी, गोबर गैस, ये सब मुख्य रूप से फ्यूल्स का यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको यदि हम इट इज यूज्ड फॉर इन वेरियस पर्पसेस सच एज हीटिंग में भी यूज किया जाता है, कुकिंग में भी यूज किया जाता है, और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी चलाने के काम आता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दूसरे फ्यूल से मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या डिपेंड करता है, इसकी फ्यूल डिपेंड्स करता है, इसकी कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है, इसकी अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, और एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन इट में कॉज स्पेशली इट्स हीटिंग वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू। इसी को ही हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है, जिससे कि प्रचुर मात्रा में हमें हीट और एनर्जी दोनों प्राप्त हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, एक प्रचुर मात्रा में जो हीट की प्रोड्यूस होता है कंप्लीट बर्निंग, पूरी तरह से जलने के बाद, ऑफ ए और कंबस्टन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल, किसी भी यूनिट मास ऑफ फ्यूल को यदि पूरी तरह से जल जाता है, जलने के बाद हमें क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बहुत प्रचुर मात्रा में हीट की उत्पत्ति होती है, उसी को ही उस चीज का, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, ऊष्मीय मान जिसको कहा जाता है। हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बेटर इज द फ्यूल, जिसका मान ज़्यादा होगा, जिससे हमें ज़्यादा हीट की प्रोड्यूस, जिससे ज़्यादा हीट मिलेगा, उसका मान भी ज़्यादा होगा उस ईंधन का। तो एज इट इज प्रोड्यूस मोर हीट ऑन बर्निंग इन एयर में ही जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रेजेंस में जलने, चूंकि हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, तो प्रचुर मात्रा में जिससे हीट की उत्पत्ति हो उसी को ही हम उसका ऊष्मीय मान कह सकते हैं। तो एन आइडियल फ्यूल शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, आइडियल फ्यूल का क्या होना चाहिए कि उसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ऊष्मीय मान को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलो जूल्स पर ग्राम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जूल्स को जब लिखेंगे तो जे को ऊपर जे छोटा जे लिखेंगे, पूरा जूल्स लिखेंगे, तो यदि बड़ा जे लिखेंगे तो सिर्फ एक ही जे रहे, उस पर छोटा जे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये इसको बेस्ट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि बेस्ट फ्यूल के रूप में क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट फ्यूल ऑफ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फ्यूल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस को बेस्ट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी और मीथेन उससे कम वैल्यू देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल एलपीजी का किचन में यूज किया जाता है, मीन्स कुकिंग में यूज किया जाता है, कुकिंग में। तो दे एज ए कंसिडर एज ए आइडियल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग में, डोमेस्टिक यूज में किसका यूज किया जाता है, एलपीजी और मीथेन का यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का किस में यूज किया जाता है, हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऊष्मीय मान होने के कारण बहुत ज़्यादा ये हमें कैलोरीफिक वैल्यू देता है। पेट्रोल डीजल उसके बाद यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, ये तो हम सभी जानते हैं। कुकिंग में और अदर डोमेस्टिक पर्पसेस में लकड़ियां भी इस्तेमाल की जाती है, काऊ डंग केक्स भी इस्तेमाल किया जाता है, केरोसिन और बायोगैस भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के इस्तेमाल करने के बाद हमें कुछ तो इफेक्ट होगा हमारे नेचर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ऐसे जो खतरनाक इफेक्ट होते हैं जिससे हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है इनके जलने के बाद, ये सब तो हम जला रहे हैं पर इससे कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होगा। तो इसका नुकसान क्या होता है कि यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल और एड्स मेनी अनडिजायरेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स देते हैं। पॉल्यूटेंट मीन्स क्या हुआ कि एयर में ऐसे सब्सटेंसेस का आना जो सांस लेने में या उससे बहुत ज़्यादा एयर हैवी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे इन सब को जलाने के बाद अभी क्या हमें गैस, ऐसे गैस प्राप्त होंगे जो एयर में घुलेंगे, तो श्वसन में और बहुत तरह की बीमारियों में भी आगे बढ़ाते हैं ये सब। तो इनसे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन हुआ। ठीक है,
तो एयर पोल्यूशन इनके कारण हो रहा है। तो इनको जब हम बहुत तेजी से जलाते हैं, जैसे पेट्रोल को, डीजल को, कोल को जलाने से तो बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं जो अनडिजायरेबल हो, जिनको हम नहीं चाहते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स इफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स लाइफ पर भी और हमारे एनिमल लाइफ पर भी। जैसे कि एन इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द एयर गिव्स राइज ऑफ इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आपने सुना हो ना, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो ग्लोबल वार्मिंग का रूप जो है किसके कारण बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है हमारे एयर में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो रही है। एयर में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है कि लीड्स चेंजेस इन क्लाइमेटिक पैटर्न वर्ल्ड वाइड कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सी लेवल ज़्यादा होगा, सी का लेवल बढ़ता जाएगा। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों प्राप्त होता है? यदि हम जैसे कि केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब तो हमें कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है ना। जमीन से कहाँ से आता है? ये सब जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब बहुत साल पहले जब कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत सारे पेड़ दब गए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये सब किसमें चेंज होगा? ये सब कन्वर्ट हो गया हमारे कोल में और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है इनको यदि इनकम्प्लीट जलाएंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होगी, जो कि एयर में आसानी से ना दिखाई देता है और ना इसमें कोई गंध होता है। तो ये आसानी से घुल मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, डिजनेस हो सकता है और कोमा में भी जा सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लेने के बाद तत्क्षण मृत्यु भी हो सकती है, यानी मर भी सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके कारण भी ये कोल को और पेट्रोल डीजल को जलाने के कारण भी इससे आता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या बनाता है? ये सब जितने जो हैं, जैसे ये सब जलाएंगे हम लोग तो कोल वगैरह को जलाने के बाद, कोल पेट्रोल डीजल को जलने के बाद ये हमें सल्फाइड्स भी मिलते हैं और ऑक्साइड भी प्राप्त होंगे, जो कि एयर के वेपर के साथ ये तुरंत कंबाइन कर लेते हैं और हमें बनाते हैं क्या? यहाँ पर बनाते हैं हमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्मेशन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मेशन होने से क्या होगा? ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर की तरफ एयर के साथ मिल गया, बादलों में चला गया और उसके बाद वो बरस गया धरती पर। उससे क्या हुआ? जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन हमारे पेड़ पौधों और हमारे फर्टिलिटी के लिए, मतलब खेतों की फर्टिलिटी के लिए भी नुकसानदेह है। और उसके बाद यदि ये पानी में जाता है तो जो जलीय जीव जंतु है उनके लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो एसिड ड्यू टू इससे क्या हुआ कि सॉइल गेट्स एसिडिक, in turn it reduces fertility of the soil and also damages the aquatic lives। ठीक है, तो इस एनर्जी क्राइसिस को यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं जलाएंगे तो हमें क्या होगा? हमें तो एनर्जी प्राप्त होगी नहीं। तो अब इससे क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें इसी से तो फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण हमें बहुत ज़्यादा उष्मीय मान वाले हमें ईंधन की प्राप्ति होती है, बट देयर स्टॉक्स आर वेरी लिमिटेड। लेकिन ये दिन प्रतिदिन जितनी खुदाई कर करके इन सब चीज़ों को निकाला जा रहा है तो उससे क्या हुआ? नीचे जो हमारी ये जो संपदा है, ये जो संपत्ति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होते जा रही है। सो हमें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। तो फ्यूल्स आर एक्सटेंड पॉसिबल, इसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? इसको हम लोग बचा सकते हैं अलग सोर्सेस को इस्तेमाल करके। अलग सोर्सेस में क्या आ सकता है? इसका अल्टरनेट सोर्स होगा। इसका अल्टरनेट सोर्स हम निकालेंगे तभी तो हमें फ्यूल्स की अलग जितना इसका उष्मीय मान है उस हिसाब से हम अलग जो सब्सटेंसेस निकालेंगे, अलग जो हम तरीका निकालेंगे। तो उसमें हमने निकाला सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर गैस। ये सबसे हमें हमारी एनर्जी की प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों को हम प्रचुर मात्रा में नहीं जलाएंगे। इससे क्या होगा? इनसे हमें एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या है? इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ सोलर, इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म। ये एनर्जी एक ऐसा है जो क्लीनेस्ट फॉर्म है। इट कॉजेज एब्सोल्युटली नो एनवायरमेंट पोल्यूशन। इससे हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। तो जितने जो साइंटिस्ट हैं आजकल के, हमारे जो साइंटिस्ट हैं
ये लोग सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और बहुत तरह के ऐसे सोलर डिवाइसेस जो बना रहे हैं जिससे कि सोलर सेल, इससे क्या होगा कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और स्मॉल स्केल, इससे स्मॉल स्केल में ही इलेक्ट्रिसिटी की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे हमें बैटरीज वगैरह चार्ज वगैरह हुआ, सोलर कुकर, इन सब का इस्तेमाल करके हमें बचा रहे हैं, इस संपत्तियों को, इन संपदाओं को बचा रहे हैं और इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं। तो इससे साइंटिस्ट लोगों ने सोलर एनर्जी की खोज की। ठीक है, उसके बाद आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वेरी फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जब जिस एनर्जी की प्राप्ति होती है हवाओं के बहुत तेज घूमने के कारण, जिसके कारण जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसको विंड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने गतिज ऊर्जा को, हवा की गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विंड मिल के द्वारा। विंड मिल के द्वारा उसको इस्तेमाल कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण क्या होता है कि इससे एक एनर्जी की प्राप्ति होती है, एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है टू रन। और इन सब का किस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको वाटर लिफ्टिंग पंप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कुएं से पानी खींचना, तो इस एनर्जी का यूज किया जाता है। उसके बाद कल चक्की वगैरह में भी यूज किया जाता है, जहाँ पर हम ये फ्लोर मिल्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। उसके बाद जनरेटर वगैरह में भी इसका यूज किया जा रहा है। विंड एनर्जी का यूज एडवांटेज यही है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस है और ये कहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चल सकती है विदाउट एनी कॉस्ट, जहाँ पर हमें बिना किसी कॉस्ट के ये हमें एनर्जी प्राप्त हो, जहाँ बहुत तेजी से हवाएं चले वहां से ये एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। और विंड एनर्जी से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। उसके बाद आता है क्या, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जो पृथ्वी की सतह में जो मैग्मा, जो एक पदार्थ आता है, देखे होंगे ना, जब ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा आता है। मैग्मा एक लावा है जो कि पृथ्वी के एक कोर से आता है। तो इट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट ऑफ कोर ऑफ अर्थ। वहां से एक एनर्जी जो आ रही है पृथ्वी के कोर से, उसकी सतह से, तो इस तरह की एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। मैग्मा क्या है, मैग्मा एक हॉट मोल्टेन लावा है, बहुत ज़्यादा पिघला हुआ लावा है, जो कि बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन हीट नियर बाई रॉक्स। उसके बाद क्या करते हैं कि ये नियर बाई रॉक्स को हीट कर देता है और उसके बाद ये वाटर को भी, वहाँ आसपास के वाटर को भी हीट कर देता है। कितने डिग्री तक, 400 से 500 डिग्री तक ये हीट कर देता है। तो इस तरह के हॉट वाटर को क्या करते हैं कि उसको सरफेस से लाया जाता है और उसको बाद उसका टरबाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद इस हॉट एनर्जी से, हॉट वाटर से हम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी हमें इससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम राइजिंग टाइड्स इन कोस्टल एरिया। देखिए इन सब का भी इस्तेमाल हमारे साइंटिस्ट ने हमें कितना अच्छा अच्छा खोज करके निकाला है, ताकि हम पोल्यूशन को कम करें। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का निभाना चाहिए, ऐसे चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन फैले हमारे इन्वायरमेंट में, हमारा ही नुकसान है। तो टाइडल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम राइजिंग टाइड्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में जो टाइड्स आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद इस एनर्जी को, हाई टाइड्स जब आएंगे तो ओशियन में, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में। सोचिए, तो इसमें जो हाई टाइड्स जब आएंगे ओशियन में और वाटर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए वाटर करेंट कैन बी यूज टू रोटेट टरबाइन। टरबाइन को क्या किया जाता है कि रोटेट करने में काम में लगाया जाता है। उसके बाद टरबाइन क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मॉडर्न साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन द टाइडल एनर्जी ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे इसका भी बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद है 5वां नंबर बायोमास। बायोमास क्या है, ऐसे मिक्सचर है, ए मिक्सचर ऑफ वेस्ट मटेरियल और डेड प्लांट्स लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोमास। बायोमास मिक्सचर है वेस्ट मटेरियल का और डेड प्लांट्स का, जो कि एक प्रकार का ये मिश्रण है। बायोमास वेस्ट मटेरियल जो ऐसे पदार्थ हैं जो नुकसान हो चुके हैं, अपघटित हो चुके हैं, और डेड प्लांट्स है, तो इसको हम लोग बायोमास के रूप में जानते हैं। बायोमास में क्या हो सकता है, एक्सट्रैक्ट एनिमल्स, क्रॉप रेसिड्यू, गार्बेजेस, सेवाज, वुड फिलिंग्स, इंडस्ट्रीज वेस्टेज, इन सब में बायोमास होता है। बायोमास कैन बी यूज्ड टू सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि ड्राई बायोमास लाइक काउ डंग केक जो होता है, उससे
ये ड्राई बायोमास इज बॉर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। हाँ, काऊ डंग केक का हीट एनर्जी को उसको जलाने के बाद काफ़ी मात्रा में हमें हीट एनर्जी की प्राप्ति होती है, जिसका इस्तेमाल कुकिंग पर्पसेस में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बायोमास ऑफ प्लांट्स, काऊ डंग्स एंड सेवाज आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस का भी इस्तेमाल आजकल हो रहा है। टू द रेसिड्यू इज यूज एज अ मैन्यूर इन द फील्ड्स। जो प्लांट्स है और काऊ डंग्स है, इनका मैन्यूर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। बायोगैस आता है। व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस का क्या है कि व्हेन द ऐसे जो कैटल डंग होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो वेस्टेज हैं, ये सबको एक फर्मेंटेशन के द्वारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करता है मीथेन। मीथेन गैस की प्रोड्यूस में, और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन इज ए हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बायोगैस। ऐसे वेस्टेज मटेरियल है जिसको, देखिए आपके बुक में है, इस तरह का कुछ मटेरियल है और इस तरह का बायो कलेक्टिंग, यहाँ पर इस तरह से गैस कलेक्ट किया जा रहा है। इस तरह कोई पिक्चर है आपके बुक में, यहाँ से बायोगैस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। जब दो किसी एटम के न्यूक्लियस स्प्लिट टूटते हैं तो, या फिर कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो एक हैवियर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। दो, जैसे मान लो दो एलिमेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए या टूटे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक हैवियर न्यूक्लियर बनाएंगे, न्यूक्लियाई बनाएंगे, यानी कि वहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति होगी। एनर्जी स्टोर इनसाइड हैवियर एलिमेंट्स। एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है हैवियर एलिमेंट्स में, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम वगैरह में, और इसी को ही न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। इसको इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 4.6 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस अमॉर्फस ऑफ एलोट्रॉप्स और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक हमने अभी यहाँ पे कवर किया, आप यहाँ पर देखिए और समझिए, और कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को इन तक देखिए ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है। तब तक ठीक से पढ़ाई करिए। थैंक यू।